जय हिंद। आज हम क्लास 12th का हिंदी जो है दिंगत भाग 2 कक्षा 12 का इसका हम पहला चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो पहला चैप्टर है बातचीत, और बातचीत एक निबंध है। बातचीत है क्या? तो बातचीत निबंध है, और ये लिखा गया है, लेखक इसका है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ये निबंध लिखा गया है, और बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय इसमें दिया गया है। तो उन्होंने क्या कब किया है, अपने जीवन में क्या सब किया है, तो छोटा सा परिचय उसका दिया गया है। तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत का लेखक है, और इसका जन्म जो है ना, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, और इसका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हो गया, ये स्वर्गवास हो गए। इनके पिताजी का नाम थे बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट थे, और वह पेशा से एक व्यापारी थे। और इनके माता जी का नाम माता पार्वती देवी थी, जो एक गृहिणी थी, और बालकृष्ण भट्ट को शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किए थे। और प्रथम बार इन्होंने, इनकी माता ने इनको संस्कृत में शिक्षा दिलाने के लिए इनको ज़्यादा प्रेरित किए थे। और इनका प्रारंभिक शिक्षा था संस्कृत में। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपनी माँ के कहने पर संस्कृत में शिक्षा प्राप्त किया। इसका पहला है कि इन्होंने सबसे पहले 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दिए, और एंट्रेंस परीक्षा पास करने के बाद उसी स्कूल में 1869 से लेकर के और 1875 ईस्वी तक अध्यापन का काम किए। उसी स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा पास किए, और वही प्रयाग के मिशन स्कूल में 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी तक शिक्षक का कार्य किए। उसके बाद 1885 ईस्वी में बेनी प्रसाद भट्ट जी प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापक बने, और 1888 में प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। तो उसके बाद इनका स्वभाव जो था ना, बिल्कुल उग्र था, नॉर्मल स्वभाव नहीं था, उग्र स्वभाव था। तो उग्र स्वभाव के कारण इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, और बाद में जब नौकरी छोड़ दिया तो बाद में यह लेखन का कार्य ही करता रहा। लेखन का कार्य में इसका मन लग गया। इनका प्रमुख रचना, तो प्रमुख रचना 4 भाग में है। पहला है उपन्यास, उसके बाद है नाटक, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, और उसके बाद प्रहसन भी लिखे हैं। तो उपन्यास में उन्होंने लिखे हैं कि पहला उपन्यास उसका था 100 अजान एक सुजान, दूसरा था नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्तबेरी, और बहुत सारा है इसका निबंध। उसके बाद है नाटक। नाटक में उन्होंने लिखा था, जो बहुत ज़्यादा प्रमुख है, तो नाटक लिखा था कृतार्जुन्य, उसके बाद था नल दमयंती, पद्मावती, शिशुपाल वध, सीता वनवास, बाल विवाह इत्यादि सारा इसका नाटक है। उसके बाद है निबंध। तो निबंध में उन्होंने लिखा, निबंध इनका 1000 निबंध प्रकाशित हुआ, जिनमें से 100 से ज़्यादा निबंध क्या है, महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। लेकिन निबंध तो लिखा 1000, और 1000 में से 100 ही निबंध उसका क्या है, प्रमुख है। जो उसके निबंध जो है भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंड में प्रकाशित हुआ था। तो भट्ट निबंध माला के नाम से उनका निबंध प्रकाशित हुआ, और 2 खंड में हुआ था। उसके बाद प्रहसन लिखे। तो प्रहसन में उन्होंने लिखा था नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। उसके बाद अगला आप लोग को क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर के अब करवाया जाएगा। तो इसको दूसरा वीडियो में आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। इससे पहले मैंने क्लास 12th का जो हिंदी होता है दिगंत, इसका भाग 1 का पाठ परिचय करवा चुके हैं। तो आज हम उसका संपूर्ण अध्याय का जो है ना, इस अध्याय का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। पूरा जितना भी क्वेश्चन है उसका सभी क्वेश्चन का सलूशन यहाँ हम करवाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, वाक शक्ति, आवाज़ को कहते हैं वाक शक्ति। अगर हम में आवाज़ नहीं होता तो क्या होता। वाक शक्ति मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई एक क्या है, एक गिफ्ट ही है। तो वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई आदमियों को, मनुष्य को एक उपहार है। अगर यही उपहार हमारे पास नहीं होता, यही शक्ति हमारे पास नहीं होता, तो हम अपनी भावनाओं को एक आदमी के बाद दूसरे आदमी के पास शेयर नहीं कर पाते। और एक मतलब आदमी हमेशा लुंज पुंज होकर के कोना में बैठे रहते, अपना सुख दुख किसी को नहीं बता पाते, नहीं किसी का सुख दुख सुन पाते। तो इस उत्तर पे क्या दिया गया है, कहता है कि वाक शक्ति मनुष्य को ईश्वर की दी हुई महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, इसी वाक शक्ति की मदद से वह समाज में
अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, कर पाता है। कहता है वाक शक्ति ईश्वर की दी हुई मनुष्य को एक देन है, महत्वपूर्ण देन है, और उसी वाक शक्ति की मदद से वह अब समाज में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। और इसी अभिव्यक्त वाक शक्ति को हम भाषा कहते हैं। जो हम वक्त अभिव्यक्त करते हैं अपना कुछ भी दूसरे को बताते हैं, वही भाषा कहलाता है। तो इसी वाक शक्ति को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो अगर मतलब मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता तो मनुष्य जानवर की तरह ही होता, क्योंकि जानवर में विवेक है लेकिन उसमें वाक शक्ति नहीं, बोल नहीं पाता है, अपना भावना को एक दूसरे के पास शेयर नहीं कर पाता है। तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो मनुष्य जानवर की भांति ही होता, वह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। ये कहता है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या अपना मत दिया है। तो देखिए बातचीत के संदर्भ में जो है ना, बेन जॉनसन का मत था कि मनुष्य के अभिव्यक्त का पता उसके बोलने से ही होता है। तो बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से ही होता है। मनुष्य का साक्षात्कार पता चलता है, तो वह बोलने से उसका सब कुछ का पता चल जाता है, तो वह कैसा है नहीं है, उसका कैसा व्यवहार है, तो बोलने से ही पता चलता है। लेकिन एडिसन का कहना था कि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के मध्य ही हो सकती है, अर्थात जहां दो आदमी होते हैं वहीं वे अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं। तो एडिसन का मत क्या था कि असल बातचीत जो रियली बातचीत होता है, रियल में होता है, वास्तविक बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में ही हो सकता है। और जैसे ही तीन व्यक्ति होता है तो ये एक बात दूसरे तीसरे आदमी के कान तक चला जाता है और बात बहुत ही लंबा हो जाता है, और असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के मध्य ही हो पाता है। बात करो। अब हम तीसरा क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये यूरोप के लोगों में पाया जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है, और वहाँ वाक ये जो है ना बात करने की यह तरीका है, बात करने की तरीका, बोली भाषा का जो तरीका होता है ना, कैसे बात किया जाता है, उसी को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है क्या? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ बोलने की कला अथवा बात करने की तरीका से होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बोलने की कला और बात करने की तरीका से होता है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया, और वर्तमान समय में इस जो है ना बात करने के तरीका का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और इसी कारण लोगों द्वारा सहज वार्तालाप न करके बातचीत कृत्रिमता का प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है। और यही कारण है कि बातचीत में पहले लोग डायरेक्ट मुद्दा पे बात किया जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट मुद्दा पे बात नहीं करके पहले इधर उधर का दो चार को बात करता है, उसके बाद ही उस पर रियल बात पे आता है, मुद्दा पे बात किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए आप देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या, मतलब अच्छा तरीका क्या है हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार का रचना कर सकता है। तो कहता है मनुष्य के बात करने का अच्छा तरीका, उत्तम तरीका क्या हो सकता है, और इस बात के द्वारा वह कैसे एक अच्छा संसार का क्या कर सकता है, रचना कर सकता है। देखिए कैसे होता है। तो कहता है मनुष्य की बातचीत का सबसे अच्छा तरीका उसका वार्तालाप है। मनुष्य को बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है वार्तालाप से। वह किस तरह से अपनी बात को किसी के सामने रख पाता है, वह किस प्रकार से अपनी भाषा को सरल बना सकता है ताकि उसका भाषा आदमी सुने, उसका बात आदमी सुन पाए, ठीक है। तो वही कहता है बात करने का सबसे अच्छा तरीका उसका वार्तालाप होता है, ठीक है। मनुष्य को अपनी अंदर ऐसी शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे कि वह स्वयं से भी बात कर सके। कहता मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति का, भावना का विकास करना चाहिए जिससे कि वह स्वयं अपने से भी क्या कर सके, बात कर सके। से हमने क्या किए हैं आज हमने क्या किए, किसी से के सामने जाकर हम कौन सी बोले हैं, किसी के सामने क्या बोलना है, ठीक ना। तो अपने से बात करने का शक्ति उसके अंदर अपने अंदर क्या करना चाहिए, जागृत करना चाहिए, जिससे कि वह स्वयं से भी बात कर सके। उसे आत्म वार्तालाप अपनी भाषा की सरसता, सजीवता, उपयोगिता आदि को निरंतर निखारते रहना चाहिए। और बातचीत के जो तरीका होता है अच्छा तरीका, उसको हमेशा निखारते रहना चाहिए, हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए। हमारे बात से किसी को क्या हो, दुख ना पहुँचे, इस तरह से उसको बोलना चाहिए ताकि सामने वाला को कष्ट ना हो, उसके बात को सुने, ना कि उसके बात को वह झेले, मतलब उसके बात को सुन ही ना पाए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो अपनी वह उपयोगिता आदि को निरंतर निखारते रहना चाहिए एवं अपनी कमियों
और गलतियों और कमजोरियों को पहचानने एवं उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अपने गलती को, अपने कमी को वह स्वीकार करे अपने आप में से, हमने ये गलती किया है, अगले बार से ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अपनी कमी को सुधारना चाहिए, अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिए, ठीक है। अपने कमजोरी को पहचानना चाहिए और उसे सुधारने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य को हमेशा चाहिए कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, ठीक ना। एक आवाज़ है, एक आदमी का बोली है जो क्या करता है, महाभारत करा दिया था। तो वही कहता है कि आदमी को चाहिए कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे क्या बोलना है, और अगर हम ये बात बोल रहे हैं तो दूसरे पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा आदमी को अपने वाणी पर क्या करते रहना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, तथा मधुर बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। हमेशा अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, ठीक। और इस प्रकार मनुष्य की न किसी से कटुता रहेगी, न किसी से वैर। अगर हम अच्छा वाणी बोलेंगे, मीठा वाणी बोलेंगे, किसी को मतलब झूठ मूठ का कुछ नहीं कहेंगे, तो हमसे किसी के से न दुश्मनी रहेगा न वैर रहेगा। तो किसी से न किसी का कटुता रहेगा, न ही वैर रहेगा, कोई किसी से जलेगा ही नहीं। तो हमेशा आदमी को चाहिए अपने वाणी में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्या करने का, सुधार करते रहना चाहिए और अपनी वाणी को सुधारना चाहिए और हमेशा मधुर वाणी बोलना चाहिए। तो 5वां नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि व्याख्या करें। मतलब व्याख्या करें मतलब क्या होता है, इसका जो है ना वर्णन करें। तो वर्णन करें में क्वेश्चन 2 को दिया गया है, क्वेश्चन क और क्वेश्चन ख। क्वेश्चन क में कहा गया कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमारा भीतर से जो मन होता है ना, हमेशा नया नया रंग, मतलब नया नया रंग दिखाते रहता है। कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ सोचता है। अभी मन है, हम यहाँ बैठे पढ़ा रहे हैं, भीतर से मन होगा अभी हम दिल्ली जाएंगे जहाज से घूमने के लिए। तो मतलब मन को क्या लगता है, मन तो अपने आप मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो वही कहता है हमारा भीतरी जो मनोवृत्ति है हमेशा नया नया रंग लाते रहता है और वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्लभ वाला बात नहीं है। और ये जो समाज है ना, ये समाज प्रपंचात्मक समाज है। और इस समाज में हम क्या कर सकते हैं, जैसे चाहेंगे वैसा चेहरा हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और देखने में कोई दुर्लभ वाली बात नहीं है। तो इसका कहता है उत्तर दीजिए। तो उत्तर में क्या कहा गया है कि भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है। भाषा मनुष्य के अभिव्यक्ति का मतलब, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, इसके अंदर का जो मतलब क्या है, बोलने की शक्ति क्या है। तो इस भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है। तो वह किस प्रकार से अपनी भाषा को दूसरे के सामने उपस्थित कर पाता है। तो भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति स्थिर नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि भाषा तो कह दिया कि अभिव्यक्ति का साधन है, मतलब हम एक दूसरे से जो मिलेंगे, एक दूसरे अभिव्यक्त होंगे, एक दूसरे मिलन जुलन करेंगे, तो उससे मतलब कैसे हम एक दूसरे को अपने और आकर्षित कर सकते हैं, भाषा के द्वारा। लेकिन मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति स्थित नहीं था। मनुष्य के भीतर से जो चीज़ सोचता है, ये भीतरी मनोवृत्ति कभी स्थिर नहीं रह पाता, कभी कुछ तो कभी कुछ सोचते रहता है, ठीक ना। और वह प्रत्येक क्षण नया नया रंग बदलती रहता है, मतलब हमेशा नया नया रंग वह क्या करते रहता है, बदलते रहता है। और उनके मन में नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और हमेशा उनके मन में नया नया विचार उत्पन्न होते रहता है, कभी भी उसका मन स्थिर नहीं रहता है। मनुष्य की मनोवृत्ति इन प्रपंचों से भरे हुए संसार में एक बड़े आईना की तरह है, जिसमें ऐसी घटना भी देखी जा सकती है जिनकी घटित होने की कोई उम्मीद न है। कहता ये संसार जो प्रपंचात्मक संसार है, ये आईना की तरह है, और मनुष्य ऐसी घटना भी देख सकता है जिस घटना का मतलब घटने की कोई उम्मीद नहीं हो। जैसे मान चलो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षक है, लेकिन हमसे किसी का उम्मीद है हम किसी का हत्या कर देंगे, नहीं है, उम्मीद नहीं है तो हम हत्या कर, हम कलम पकड़े हुए तो हम कलम से ही काम करेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे, लेकिन हत्या तो नहीं कर पाएंगे। तो वही कहता है, लेकिन इसमें ऐसी घटना भी देखी जा सकती है इस संसार में, मतलब जिससे जो चीज़ नहीं होने का है वह घटना भी देखी जाए तो वह वो काम भी कर सकता है। तो वही हुआ इस कहानी का कहने का मतलब, उत्तर इसका यही हुआ कि जिनमें ऐसी घटना भी घटित हो सकती है जिसकी होने का कोई उम्मीद ना हो। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख कि कहता है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कहता है कि जब तक आदमी बोलता नहीं है तब तक उसके अंदर का गुण और दोष का पता नहीं चलता है। तो आदमी कैसा है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, वह किस प्रकार से बोलता है, ठीक ना। तो जब तक आदमी बोलता नहीं तब तक उस बिना बोले हुए उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता है। तो सच है, उत्तर में है कि लेखक के अनुसार यह बात बिल्कुल सत्य है। मतलब लेखक के अनुसार यह बात बिल्कुल सत्य है, लेखक ही कहीं क्यों नहीं, अपना लोग के अनुसार ही यह बात बिल्कुल क्या है, सच है
कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं हो पाते, और मनुष्य के वाणी तथा बातचीत के ढंग से उसके स्वभाव तथा चरित्र का पता चलता है, और बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। कहता है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उनके गुण और दोष का पता नहीं चलता है, और जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं होता। जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमको ये दिक्कत है, तो दूसरा आदमी कैसे समझेगा? तो हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक दूसरा आदमी सुन नहीं सकता, और दूसरे आदमी को क्या दुख दर्द हम भी मतलब समझ नहीं पाएंगे, तो जब तक वह बोलेगा नहीं। तो वही कहता है कि जब तक वह बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण दोष का प्रकट दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं हो पाते हैं। और मनुष्य की वाणी तथा बातचीत के ढंग से उसके स्वभाव तथा चरित्र का पता चलता है, और मनुष्य के बातचीत से उसके स्वभाव और चरित्र का पता चलता है, वो किस परिवेश में रह रहा है, कैसा भाषा बोल रहा है, किस प्रकार की वाणी वह बोल रहा है। तो मतलब जिस प्रकार की वाणी वह बोलता है, अगर हम अच्छा बोलते हैं तो इसका मतलब हमें अच्छे परिवार से हैं, अच्छा हम मतलब रहन सहन में रहते हैं, अच्छा परिवेश में रहते हैं। लेकिन वही हम क्या करेंगे, गलत बात बोलेंगे, मतलब अच्छा बात कभी नहीं बोलेंगे, तो आदमी क्या पता चलेगा कि ये अच्छा मतलब परिवार में नहीं रहता है, अच्छा परिवार में नहीं रह रहा है, अच्छा परिवेश में नहीं रह रहा है, इसलिए ऐसा ये बोलता है। तो बोलने से ही आदमी का साक्षात्कार का पता चलता है, और बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है और उसकी पहचान होती है, और उसके बोलने से मनुष्य का एक दूसरे से क्या होता है, पहचान होता है, और उसका अंदर से साक्षात्कार होता है, एक दूसरे से वह क्या कर पाता है, मिल पाता है, और एक दूसरे से मतलब दोस्ती कर पाता है। बिना बोले कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो हमेशा आदमी को चाहिए से मीठी वाणी बोलना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो जय हिंद। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि मतलब सूची तैयार करने के लिए, तो सूची हम तैयार करेंगे तो इसके अगला वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और ज़्यादा लंबा होगा तो पढ़ने में भी बच्चा सब क्या हो जाता है, बोर होने लगता है।